नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और देवभूमि के दंगल में आज बात होगी विपक्ष के बोल व्यवस्थाएं गोल को लेकर। प्रदेश में चारधाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। धामी सरकार की तरफ से तमाम तैयारियों का दावा भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले ही अधिकारियों के साथ में कई बैठकें की। लगातार अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए चारधाम को सुचारू रूप से चलाने की भी बात कही है। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए हैं, तो वहीं 6 मई को केदारनाथ धाम और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा पर चारधाम यात्रा को लिए बदइंतजामी के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हाल ही में गढ़वाल का दौरा करके आए हैं और इस दौरान उन्होंने 4 धामों के दर्शन किए। राजधानी देहरादून में वापस लौटने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता कर चारधाम में सरकार की अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। कई बिंदुओं को लेकर भाजपा सरकार पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बरसे हैं। उन्होंने व्यवस्थाओं को फिसड्डी करार दिया है और वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। इसी को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हमारी इस खास रिपोर्ट पर। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धामों के कपाट खोल दिए गए हैं और भक्तगण लाखों की संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। दुनिया भर के लोगों के लिए खोले गए भगवान के द्वार तो सभी भक्तों का तांता लग गया। जहां एक तरफ सरकार और प्रशासन की तरफ से तैयारियां मुकम्मल बताई गईं, तो वहीं 4 धाम का दौरा कर लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कई आरोप सरकार पर लगाते हुए 4 धाम यात्रा में सरकार को नाकाम बताया। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार की कोई भी तैयारी नहीं है। जगह जगह अव्यवस्थाएं फैली हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अव्यवस्थाएं नहीं होने से तीर्थयात्री परेशान हैं। ऐसे में अव्यवस्थाओं के बीच 4 धाम यात्रा को शुरू किया गया है। संख्या तय करने के बावजूद भी क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं और भीड़ भाड़ ज्यादा होने से रहने के इंतजाम न होने से कई लोगों को आसमान के नीचे भी रहना पड़ रहा है। बद्रीनाथ शॉप मास्टर प्लान के अंतर्गत छोटे दुकानदारों की दुकानें तोड़ दी गई हैं, जिसके चलते उन्हें नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि 4 धाम यात्रा सीजन में अतिक्रमण कर आसपास के गेस्ट हाउस भी तोड़ दिए गए हैं, जिससे रहने के लिए अब श्रद्धालुओं को जगह नहीं मिल पा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक निजी कंपनी सिग्मा के हाथों स्वास्थ्य सुविधाओं को सौंप दिया गया है, जिसमें हृदय रोग के डॉक्टर से फिजिशियन को ही ट्रेनिंग दी गई है। उन्होंने हरिद्वार रोड पर जयराम आश्रम चौराहे से चंद्रभागा पुल तिराहा तक नो पार्किंग जोन का भी जिक्र किया है, जिससे जाम की समस्याएं हो रही हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि केदारनाथ यात्रा पड़ाव के गौरीकुंड में पेयजल, शौचालय सहित अन्य व्यवस्थाएं नहीं दी गई हैं। इनके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने के आरोप भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए हैं। और बद्री विशाल जी से मैं पूरे हिंदुस्तान की, पूरे उत्तराखंड के सभी लोग जितने लोग यहाँ रहते हैं उन सबकी मंगल कामना करता हूँ। उनकी सुख शांति के लिए मैं प्रार्थना करने यहाँ आया हूँ। लेकिन यहाँ आके जो देखा, मास्टर प्लान बहुत अच्छा है, उसके लिए काम भी होना चाहिए। लेकिन जो दुकानदार यहाँ से 6 महीने के लिए नीचे जाते हैं, उनको बिना बताए गए, बिना सूचना दिए उनकी दुकानें तोड़ दी गई, जो बहुत ही अफसोसजनक है। उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था, और या फिर सरकार को इस यात्रा की शुरू होने से पहले उनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, ताकि उनका जीवन यापन भी होते रहे। किसी को दुख देकर हम कुछ करें, वो अच्छी बात नहीं है। 4 धाम यात्रा देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का पर्व, और कोरोना के 2 साल जो यात्रा नहीं चली, उसके बाद इस बार यात्रा बड़े धूमधाम से हमारे उत्तराखंड में इस समय जारी है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे पास हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है।
हमारे पास वो डॉक्टर नहीं है जो चार धाम यात्रा में जो यात्री आ रहे हैं उनके हृदय का ध्यान रख पाए। और ये हमारे जो सबसे बड़े सूबे के जो मुखिया हैं उनका ये बयान आता है कि हमने जो नॉर्मल फिजिशियंस हैं उन्हीं को हम लोगों ने थोड़ा बहुत हृदय रोगियों की जो क्या ट्रीटमेंट उनको इमीडिएटली दिया जाए उसकी हमने थोड़ा बहुत उनको तैयारी करा के भेज दिया है। और लगातार खबरें आती हैं कि लोग हार्ट अटैक से चार धाम यात्रा में मारे जा रहे हैं और हमारे पास कोई डॉक्टर ऐसे नहीं है कि उनको देख सकें। देखिए, कांग्रेस जिस तरह के दावे कर रही है उनका वो अपने विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं सीधा सीधा। और क्योंकि उन्होंने सरकार की जो अच्छाई है उनको अच्छाई तो बोलना नहीं। ये दर्शक दो प्रकार के होते हैं, मैं बोलना चाहता हूँ। दर्शक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो अप्रिशिएट करके ताली बजाकर प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। एक दूसरे होते हैं जो केवल हुटिंग करने का काम करते हैं, सीटी बजाने का काम करते हैं। कांग्रेस आज उसी स्थिति में है, केवल हुटिंग करना, सीटी बजाना और बदनाम करना। इस तरह विपक्ष लगातार चार धाम की व्यवस्थाओं को लेकर नाकाम साबित हो रहा है। अब देखना होगा कि धामी सरकार किस तरह चार धाम यात्रियों को कैसे दुरुस्त व्यवस्थाएं दे पाती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। तो यात्रा को लेकर कुछ लोगों के सामने परेशानियों का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। हालांकि भाजपा लगातार कह रही है कि तैयारियां जो हैं चार धाम यात्रा की वो पूरी हो चुकी हैं, सभी जगह पर चीजें दुरुस्त हैं और बिल्कुल अव्यवस्थाएं कहीं पर भी नहीं है। लेकिन वहीं विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा है कि चार धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। स्थानीय जनता से लेकर यात्रीगण को बताया परेशान। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। पूरी तैयारियों के साथ दावा कर रही है सरकार। और विपक्ष के बोल, व्यवस्थाएं चौपट। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर बरसे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा। और आज इसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे कि आखिर चारधाम यात्रा की जो तैयारियां हैं वो किस तरह से हैं। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में कई खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, उनसे भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ में सिर्फ राजकुमार जायसवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको जोड़ लेते हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत स्वागत हमारी आज की इस चर्चा में। राजकुमार जी, आप बताइए, कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि अव्यवस्थाओं का बोलबाला यहाँ पर नजर आ रहा है, जबकि सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि तैयारियां पूरी हैं, कहीं भी कोई भी कमी नहीं है। फिर आखिर क्यों कांग्रेस लगातार कह रही है और क्या कमियां कांग्रेस पार्टी को नजर आ रही हैं चारधाम की यात्रा में? साथ साथ की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और लगातार जो यात्री हैं वहां पर उनकी संख्या बढ़ रही है। पिछले 2 वर्षों से चारधाम यात्रा बंद थी कोरोना के कारण। आज काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। सरकार को पहले से रजिस्ट्रेशन था, सरकार के संज्ञान में था कि काफी संख्या में तीर्थयात्री आएंगे, उत्तराखंड का रेवेन्यू बढ़ेगा, यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। मगर सरकार की तरफ से यहाँ के स्थानीय दुकानदारों को कोई सहयोग न करके उल्टा उनका उत्पीड़न किया गया। इस यात्रा के दौरान सड़कों पे मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों को सिर्फ अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दिया गया। क्या यात्रा के बाद भी तो उनका विस्थापन हो सकता था, या उनको तोड़ने से पहले यात्रियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वहां पे कोई निर्माण कार्य होना चाहिए, अस्थायी व्यवस्था बननी चाहिए थी। सरकार बिल्कुल ये लापरवाही से काम कर रही है। सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है तीर्थयात्रियों को लेकर, समस्याओं को लेकर। दूसरा, कई बार हम कह चुके हैं कि तीर्थयात्रियों की सबसे बड़ी समस्या है वहाँ ठंड है, बरसात है, गर्मी है। गर्मी के बाद एकदम से बरसात शुरू हो जाती है, ठंडा हो जाता है। तो जो हमारे बुजुर्ग तीर्थयात्री होते हैं, तो कईयों की वहां मृत्यु हो चुकी है, लगातार प्रतिदिन मृत्यु हो रही है। सड़कों की ये स्थिति, चिकनाहट के कारण कई गाड़ियां आप खाई में गिर चुकी है। वहां पे डॉक्टर की कमी बहुत ज्यादा है। आप ये देखिए, सामान्य जो फिजिशियन होता है, यदि किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो जाए, उसके डॉक्टर भी वहां पे अवेलेबल नहीं है। सरकार को ये करना चाहिए था कि जितने भी हमारे प्रयाग आ रहे हैं उन सबके जो 20 किलोमीटर के दायरे में पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार हरिद्वार है। हरिद्वार से ही हमें पार्किंग की समस्या का सामना करना पड़ता है।
डॉक्टर की समस्या का सामना करना पड़ता है, सड़कों की स्थिति बहुत खराब है वहां पर, और रहने की स्थिति बहुत पुअर है। आप ये देखिए 3 दिन पहले वहां इतनी अव्यवस्था हो गई थी कि 1000 रुपए में मिलने वाला जो कमरा था, लोगों ने 10-10, 12-12 हजार रुपए में कमरा लेने के लिए आगे आए, लोगों ने पेमेंट किया। उसके बावजूद वो खुली छत में वहां रहे, रात भर ठंड से कांपे और भूखे सोए। ना खाने की व्यवस्था थी, ना पीने की व्यवस्था थी, ना उनके लिए सोने की व्यवस्था थी। सरकार की तरफ क्या व्यवस्था है? क्यों अगली पीढ़ी हमारी या दूसरे देश विदेश से जो पूरे विश्व से हमारे हिंदू तीर्थयात्री आते हैं, क्यों दोबारा चारधाम उत्तराखंड में आएंगे अगर इस तरह की व्यवस्था होगी? सरकार कहीं लग भी नहीं रहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर उन्होंने कोई प्रोग्राम डिजाइन किया है कि हमारे यहाँ लाखों तीर्थयात्री आने वाले हैं, हम सर्व देवभूमि के नागरिक, देवभूमि में हमारे उत्तराखंड में सरकार है, हम उन सब का सम्मान करते हैं और उनका स्वागत करते हैं, और उनको कोई असुविधा ना हो। उनका जो पुण्य है, उनके पुण्य का कुछ हिस्सा हमारे उत्तराखंड के लोगों को उत्तराखंड की सरकार को मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं तीर्थयात्री जब लौट के वापस जाएंगे तो अपना अनुभव वहां अपने स्थानीय लोगों से व्यक्त करेंगे, तो कम से कम आने वाले समय में तीर्थयात्रियों की संख्या कम होगी, उत्तराखंड का रेवेन्यू कम होगा, या बेरोजगारी समस्या पिछले कई सालों से रोजगार दे नहीं पाई है। जो वहां स्थानीय लोग रोजगार कर रहे हैं, उनकी दुकानें तोड़ दी गई हैं, डॉक्टर की भर्ती आप कर नहीं पाए। जो डॉक्टर है सब अपने रिश्तेदारी के कारण देहरादून में सबको यहाँ पे नियुक्ति दे रखी, कुछ हरिद्वार में रह रहे हैं, फिर पहाड़ पे नौकरी करना ही चाहता है। आपका शिक्षा, आपका स्वास्थ्य विभाग, आपके स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा अभी तक कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं आया कि हमने चारधाम के यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए इतने डॉक्टर यहाँ व्यवस्था करी है। हर पड़ाव पे हमने एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया। कहीं आपके पास कोई ऐसी लिस्ट, मुझे लगता नहीं मीडिया के पास के संज्ञान में भी होगा, क्योंकि कोई काम हुआ ही नहीं तो जनता को क्या बताएंगे, तो मीडिया को कैसे पता लग पाएगा? आज सबसे ज्यादा एक हफ्ते के अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे तीर्थयात्री सबसे ज्यादा पीड़ित हुए हैं, और उनका बहुत कटु अनुभव है तीर्थ यात्रा को लेकर। आप ये 4 तीर्थ यात्राएं शुरू हो गई है, अब हेमकुंड साहिब की शुरू होने वाली है, बरसात का सीजन शुरू होने वाला है, उससे पहले हमारी व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं धामी सरकार के द्वारा घोर लापरवाही है। धामी सरकार का, धामी जी का एक ही उद्देश्य में है, किसी तरह से गेम के प्रकार धन बल बाहुबल लगाकर चंपावत का अपना बाई इलेक्शन का चुनाव जीतना है, और यहाँ पे मुख्यमंत्री परमानेंट बनना है, चाहे यहाँ के तीर्थयात्री कितने संकट से गुजरकर अपना कड़वा अनुभव अपने घरों को जाए। ठीक है, यानी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का पूरा ध्यान चंपावत के उपचुनाव पर है, चारधाम यात्रा पर उनका ध्यान जो है वो पूरी तरह से नहीं है। इस पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुनीता जी विद्यार्थी जी हमारे साथ में, प्रदेश प्रवक्ता है भाजपा की, और भी मेहमानों से पहले रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में राजकुमार जायसवाल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और साथ ही शांति प्रसाद भट्ट जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं, और गिरिधर शर्मा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे कार्यक्रम में। लेकिन प्रतिक्रिया सुनीता जी से लेते। सुनीता जी, अभी आपने सुना राजकुमार जी को, राजकुमार जी का कहना है कि मुख्यमंत्री का पूरा ध्यान तो चंपावत के उपचुनाव पर है, चारधाम यात्रा में इसी के चलते व्यवस्थाओं का बोलबाला हो रहा है। देखिए, राजकुमार जी क्या कहते हैं, इससे ज्यादा हमें इस बात पर ध्यान होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड सरकार ने किस प्रकार से चारधाम यात्रा को सुगमता से, सरलता से, आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चारों धामों में मतलब अविश्वसनीय जो भीड़ वहां पे उमड़ी है, वो हमारे इन देवी देवताओं का ही आशीर्वाद है। और हमने देखा कि पीछे 2 साल से जिस प्रकार से ये यात्राएं नहीं हो पाई थी कोरोना के दौरान और लॉकडाउन के चलते, तो बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में आप देख रहे हैं कि हर धाम में पैर रखने की जगह नहीं है, और सभी श्रद्धालुओं को जो है वहां पे दर्शन करने का जो अवसर मिल रहा है, बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। चारधाम यात्रा जिस प्रकार से हमने जिस रोड मैप बनाया था वो सुगमता से चल रहा है, पूरी व्यवस्था वहां पे है, लॉ एंड ऑर्डर है, हेल्थ संबंधी सारी व्यवस्थाएं वहां पे की गई हैं। लेकिन जैसा कि हर बार होता है, आपने पहले के भी आंकड़े देखे होंगे कि हर बार कई बार बुजुर्ग लोग जो हैं, क्योंकि वहां पे जिस प्रकार से हाइट है, तापमान है और ऑक्सीजन की कमी है, उस वजह से कई बुजुर्गों के साथ जो है वहां पे अनहोनी भी देखने को मिलती है। और ये आंकड़े इस बार के नहीं है, हर साल वहां पे ये सब चीजें होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से वहां व्यवस्था करके दी है, उत्तराखंड सरकार ने जिस प्रकार से श्रद्धालुओं का स्वागत किया है, वो काबिले तारीफ है। उसके लिए मुझे लगता है कि राजकुमार जी को यहाँ पे चुनाव बीच में नहीं लाना चाहिए,
क्योंकि देखिए यहाँ पे श्रद्धालुओं की श्रद्धा पे बात हो रही है, हमारे देवी देवताओं के धाम की बात हो रही है, और 4 धाम पूरे विश्व में प्रख्यात है। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इस प्रकार जिस प्रकार से कांग्रेस भ्रामक भ्रांतियां फैला रही है उनपे ना जाके जमीनी स्तर पे वहां पे व्यवस्थाएं देखें। आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है। कल की सूचना है, सारे अखबारों में था, कर्नाटक के जो लोग आए थे बिना दर्शन किए वहां से वापिस चले गए। उत्तरकाशी में पुलिस ने बाइक की गुंडागर्दी करी, वहां पर उनको दर्शन करने के नाम पर पैसे मांगे गए, उस पुलिस की शिकायत की तब उसको सस्पेंड किया गया। ऐसी स्थिति आई थी, सरकार ने वहां जागरूक बिना दर्शन किए वापिस आ रहे। ये व्यवस्था है आपकी, ये हम नहीं कह रहे हैं, आपकी मीडिया कह रही है। उत्तराखंड की डीजीपी ने उस पुलिस वाले को सस्पेंड किया है। ठीक है राजकुमार जी आपको हम सुनेंगे, आप राजकुमार जी आपको सुनेंगे, आपकी पूरी बात सुनेंगे, लेकिन अभी और मेहमान हैं, पहले उनको भी जोड़ लेते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अगर आपको लगता है जो भी समस्या है वो आप अपनी बारी में जरूर बताइएगा। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। शांति प्रसाद जी आपका भी स्वागत है। शांति प्रसाद जी, अभी आपने सुना कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि व्यवस्थाओं का बोलबाला है, अंबार लगा हुआ है, जबकि सुनीता जी का कहना है कि पूरी तरह से सब चीजें सुनिश्चित हो चुकी हैं और बिल्कुल ठीक कर दी गई हैं 4 धाम यात्रा में। आपको लगता है कि क्या अनियमितताएं हैं, क्या पहले के मुकाबले और कुछ इसको बेहतर किया जा सकता था, कि यात्रियों के लिए और सुगमता जो है वो इस यात्रा में लाई जा सकती है? देखिए, सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि उत्तराखंड के अंदर लाखों आदमी जो हैं पहले दिन यात्रा में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। सरकार की तरफ से जो बातें की गई हैं, ऐसा लगता है कि तमाम सुविधाएं आम नागरिक को, यात्री को मिल चुकी हैं, जिस कारण उत्तराखंड के अंदर यात्रा कहीं से कहीं तक कोई प्रभावित नहीं होगी और जो यात्रा में आएंगे वो खुशी खुशी उस यात्रा में दर्शन कर अपने घरों को लौट जाएंगे। मगर ठीक इसके उल्टे पहले ही दिन जो अव्यवस्थाएं, ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये अखबारों में है, दुर्घटना होना, पुलिस का यात्रियों के साथ बदतमीजी करना, इन्हीं सरकार के मातहत काम करने वाले अधिकारियों द्वारा पुलिस को निलंबित करना, ये कोई विपक्ष के नेताओं ने तो किया नहीं। और जिस तरीके से अव्यवस्थाएं धामों के बीच में हैं, अब आप सोचिए, जहां धर्मशालाएं केवल स्मार्ट बनाने के लिए तोड़ दी गई हों, जहां प्राइवेट के हाथों में आम नागरिक को छोड़ दिया जाए, ऐसे में आपको मालूम होगा कि वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है। जब रहने की व्यवस्था नहीं तो अव्यवस्थाएं होना स्वाभाविक है। नागरिक परेशान है, चाहे फिर वो यात्री हो, चाहे फिर वो वहाँ का व्यापारी हो। ऐसी अव्यवस्थाएं तब शुरू हो गई जबकि अभी यात्रा का पहला प्रथम चरण भी शुरू नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में विपक्ष के नेता होने के नाते सरकार के किए दावों पर सवाल खड़ा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ताकि सुधार सरकार अपनी कार्यप्रणाली में करे। दुर्भाग्य इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आम जनमानस कितना ही प्रताड़ित हो, मगर एक बात समझने वाली है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत कर आई है। अव्यवस्थाएं कितनी हो, यात्री परेशान हो, मगर जनता ने इनको जिस तरीके से सत्ता दी है, इसका मतलब चुनावी दौर में जनता ने इस बात को माना है कि चाहे अव्यवस्थाएं हो, यात्री परेशान हो, दुर्घटनाएं हो, सड़क के घोटाले बंद नहीं होंगे, खाद्य सामग्रियां सस्ती नहीं होंगी, अव्यवस्थाओं का अंबार बना रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से जनता के बीच में आके झूठ, बेईमानी और गर्व के साथ अपनी बातों को कहेगी, जनता उसको सच मान लेगी और उसका परिणाम आपके सामने है। अभी बरसात शुरू नहीं हुई है, बरसात के मौसम में यात्री कितने परेशान होंगे, सड़कों का क्या हाल होगा। जो अव्यवस्थाएं पहले दिन में दिख गई तो आप समझ सकते हो यात्रा का जब चरम होगा उस समय पर क्या स्थिति नागरिकों के साथ होगी। ये बताने के लिए जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों को मानने को तैयार नहीं होती और इन्होंने ये मान लिया है कि राज्य से लेकर देश तक विकास के नाम पर दबा के भ्रष्टाचार करो, अपने अपने ठेकेदारों को पनपाओ। यदि कहीं कोई सवाल खड़ा करता है तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खड़ा करा दो, उसके बाद सवाल खड़े करने वाले यदि तब भी ना माने तो उन पर मुकदमे लगा दो। ये जो मानसिक प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, इससे पूरे उत्तराखंड से लेकर देश को नुकसान हुआ है।
हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यात्रियों को सुविधाएं दे ताकि व्यापारियों का व्यापार ढंग से चल सके। 2 साल में पहली बार ढंग से यात्रा शुरू हुई है। हाँ। यदि सरकार आम यात्री को सुविधा देगी तो राज्य के लिए हित में होगा, वरना आने वाले समय में गंभीर आरोप भाजपा पर लगेंगे और हमारे राज्य की छवि भारतीय जनता पार्टी के गलत कारणों से खराब होगी। ठीक है, बिल्कुल हम चाहते हैं कि जो भी यात्री यहाँ पर पहुंचेंगे उनका जो अनुभव है वो अच्छा हो, ताकि उत्तराखंड के बारे में एक अच्छी राय लेकर वो जाएं, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में एक अच्छी राय लेकर जाएं। उमा सिसोदिया जी हमारे साथ में अभी जुड़ी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। उमा जी, आपका भी स्वागत आज की हमारी चर्चा में। उमा जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। उमा जी, आप बताइए, 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, उत्तराखंड का गौरव है 4 धाम, उत्तराखंड की गरिमा है 4 धाम, लेकिन फिर भी कमी जो है, विपक्ष का कहना है कि 4 धाम की यात्रा में आ रही है, जबकि सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं, कहीं भी कोई भी अव्यवस्था नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या पर्याप्त व्यवस्थाएं यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए कर दी गई हैं? सत्ता पक्ष के जो भी प्रवक्ता होते हैं उनकी मजबूरी होती है कि वो कमियों को देखते हुए भी, अपनी सरकार की कमियों को देखते हुए भी उसको नजरअंदाज करते हैं और जो सरकार का पॉजिटिव पक्ष है उसको जनता के सामने लाने का प्रयास करते हैं। और यही एक अच्छे प्रवक्ता की भूमिका होती है कि वो जो सरकार ने अच्छा किया है एटलीस्ट उसको वो बता पाए। देखिए, 4 धाम यात्रा वाकई में पूरे देश के लिए, उत्तराखंड के लिए, हमारे लिए गौरव का विषय है। पूरे देश से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं और एक बड़ा जन सैलाब उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान आता है। और सबसे बड़ी बात तो इस बार ये है कि ये 4 धाम यात्रा बहुत विशेष है, क्योंकि कोरोना के 2 साल के बाद इस बार फुल फ्लेज में 4 धाम यात्रा जो है वो शुरू हुई है और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। और जहां तक बात व्यवस्थाओं की है तो मैं तो समझती हूँ कि शायद धामी जी को व्यवस्था करने का मौका नहीं मिला। पहले वो अपने चुनाव में बिजी रहे और अब वो दोबारा चंपावत के चुनाव में पूरी तरह, बीजेपी की जो सरकार है वो पूरी तरह से बिजी हो गई है। और उत्तराखंड की नौकरशाही, तो हम कई बार डिबेट में बैठकर बात करते हैं कि हमारे जो नौकरशाह है वो इतने बेलगाम है कि वो अपने मंत्रालय के जो मंत्री जी होते हैं उन्हीं की नहीं सुनते हैं। मंत्री जी लगातार शिकायतें करते हैं कि अफसर नहीं सुनते हैं, अफसर मीटिंग्स में नहीं आते हैं। तो उस बेलगाम नौकरशाही को कंट्रोल करने में धामी सरकार पिछले 5 साल विफल रही। त्रिवेंद्र जी भी, तीरथ जी भी, उसके बाद धामी जी भी। और मुझे उम्मीद है कि शायद धामी जी अब शायद कुछ ऐसा चमत्कार कर पाए कि जो बेलगाम नौकरशाही है वो थोड़ी बहुत कंट्रोल हो जाए। देखिए, विजन एक नेता का होता है, लेकिन उसके विजन को नीचे इम्प्लीमेंट करना हमारा जो सिस्टम है उसका काम होता है। और कहीं ये सिस्टम अगर कहीं कोलैप्स होता है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जनता को वो सुविधाएं नहीं मिलती, उसके लिए जो अफसर जिम्मेदार हैं और उस वहां के, चाहे वो पर्यटन मंत्री हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के मंत्री हो, ये सारे जो विभाग हैं एक दूसरे के साथ जुड़ तब ये 4 धाम यात्रा को कर पाते हैं। क्योंकि सड़कें भी ठीक होनी चाहिए, वहां पे हॉस्पिटल्स भी बने होने चाहिए और वहां पे और भी दूसरी जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इनके बीच में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नजर आता है। और जिस तरीके से डॉक्टर्स की कमी, देखिए उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि पिछले 20-22 साल से हम अपने गाँव तक डॉक्टर नहीं पहुंचा पाए। हमारे जो सेंटर्स हैं वहां पे वो रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं। तो मैं किसी चमत्कार की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं कर रही थी कि इस बार की 4 धाम यात्रा में हमें हर 10 किलोमीटर पर एक हॉस्पिटल मिल जाएगा। चाहे अस्थायी हॉस्पिटल ही बना पाते हम लोग, वो बना पाएंगे, इतनी उम्मीद मुझको बिल्कुल नहीं थी। लेकिन इतनी उम्मीद जरूर थी कि 4 धाम यात्रा पे जो छोटे छोटे पड़ाव हैं, जो छोटे शहर बीच में आते हैं, वहां पर एटलीस्ट जो कार्डियक जो डॉक्टर्स होते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ जो होते हैं, उनकी जो कुछ की तो अब बाहर से मंगाकर भी उनकी ड्यूटीज लगाई जा सकती थी और उनको एक अच्छी तनख्वाह दी जा सकती थी। क्योंकि लाखों की संख्या में बड़े बुजुर्ग भी 4 धाम यात्रा पर आते हैं और जिस तरीके से हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है और उसके बाद उनको इलाज नहीं मिल पा रही है, उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्य है। और एक बहुत नेगेटिव छवि वो उत्तराखंड की लेकर अपने राज्यों में जाएंगे, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि पूरे देश से लोग यहाँ आए, हर साल आए और 4 धाम यात्रा उसी तरह से हो जिस तरह से हज यात्रा होती है, जिस तरह से लोगों का सपना होता है कि हम एक बार हज यात्रा पर जाएंगे। मैं समझती हूँ उसी तरह से एक हिंदू का सपना होता है कि मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा पर कभी न कभी जाऊंगा। लेकिन जिस तरीके से अव्यवस्थाएं हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। ठीक है, गिरधर शर्मा जी भी हमारे साथ में हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गिरधर साहब, आप बताइए क्या व्यवस्थाएं आपको लगती हैं, क्योंकि अगर मैं अभी सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं की बात सुन लूं, हर किसी का कहना है कि समस्याएं हैं। आम समस्याओं के तौर पर बता दिया जा रहा है कि सड़कें ठीक नहीं हैं और स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक नहीं है। जबकि हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि हमने सड़कों को भी, जो यात्रा मार्ग है उसको दुरुस्त किया है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमने जगह जगह पर एम्बुलेंस और कैंप्स और बूथ्स भी लगवाए हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो असल में समस्या
है? अगर है तो कहां है और क्या है? देखिए गरिमा जी, मैं चारों की बात सुनी और चारों अपनी अपनी जगह सही हैं। इसमें दो राय नहीं कि सरकार प्रयास तो करती है, क्योंकि देखिए अगर सरकार 4 धाम की यात्रा का प्रयास सही ढंग से नहीं करेगी तो बेइज्जती किसकी होगी? भी सरकारी की होगी। तो कोई भी सरकार या कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि उसकी बेइज्जती हो, लेकिन कुंभ मेला अधिकारी बनाया जाता है जिसमें कि वो सारी चीज देखता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होती है स्वास्थ्य, सड़क और जिस तरह से धर्म का जो है और पुलिस, सारी चीजों को वो एक अधिकारी के अंडर में होता है। तो मेरा तो ये कहना है कि शायद या तो सरकार चुनाव में बिजी रही, या कि सरकार जो है अभी अभी चूंकि संभाला है और उसको उम्मीद नहीं थी कि इतने यात्री शुरुआत में आ जाएंगे, जबकि हमें तो पता था कि 2 वर्ष के बाद अगर यात्रा शुरू होगी तो बहुत यात्री आएंगे और उनका उत्साह देखने लायक होगा, यात्री खूब आएंगे। लेकिन मुझे लगता है सरकार को थोड़ा सा ये लगा कि यात्री इतने ज्यादा आप आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन तैयारी पूरी रखनी चाहिए। मैं इससे सरकार को माफ नहीं किया जा सकता, 8 आदमी मरे हैं वहां पर। लेकिन जैसा सत्ता पक्ष के प्रवक्ता कह रही थी कि चूंकि वो बुजुर्ग होते हैं और वो वहां का बीपी, वहां का ऑक्सीजन कम लेवल होता है, जिस कारण की वहां पर डेथ हो जाती है। पर मैं जो विपक्ष के प्रवक्ताओं की बात से भी सहमत हूं कि स्वास्थ्य विभाग को पहले से ही इस बात के लिए सचेत होना चाहिए, सबका बीपी नापे, सबका ऑक्सीजन मशीन की जैसे तैयारी इसकी रही है, शुरू से ही तैयारी रही है हमारी कोरोना की। अब ऑक्सीजन नापना, बीपी नापना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन सबको नापकर यात्रियों को भेजा जाए या यात्रियों की वहां पर दवाई दी जाए, अगर किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, तो ये सब सुचारू होना चाहिए। मुझे विपक्ष का एक बात अच्छी भी लगी है बात कि उन्होंने अपना काम पूरा किया, जो करना भी चाहिए। लेकिन मुझे एक बात से हमेशा चुभन रही, या मैं सोचता रहा इस बात को कि देवस्थानम बोर्ड का आप विरोध भी करते रहे। देवस्थानम बोर्ड का मतलब ही ये था कि सारी व्यवस्थाएं एक जगह हो, ना कि अलग अलग जगह, अलग अलग विभाग। अब क्या होता है कि श्राइन बोर्ड, जो वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड है, वो सारी व्यवस्थाएं एक जगह रखता है, सारी यात्रियों की सुविधाएं एक जगह देखता है, जिससे कि वहां की यात्रा बड़ी सुलभ और बड़ी सुचारू होती है। वैष्णो देवी की यात्रा अगर हम विपक्ष के नाते इसका विरोध ना करते और इसका विरोध करते भी तो इसमें सुझाव देते हैं ऐसे कि भी इसको एक जगह रखा जाए और एक जगह रखकर यात्रा को सुचारू किया जाए। अब सारे विभाग है, पर्यटन विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, धर्मस्व विभाग है, पुलिस विभाग है, परिवहन विभाग है, ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई एक जगह संकुलित, अगर ये एक जगह होते और एक जगह होकर देवस्थानम बोर्ड के अंडर काम करते, अब मंदिर समिति अलग है, धर्मस्व बोर्ड अलग है, पर्यटन विभाग अलग है, तो कैसे व्यवस्था बनेगी? या तो इनकी मीटिंग लगातार होती रही हो, अब लोग चुनाव में बिजी रहे, अभी यात्रा शुरू हुई है, इनकी जैसे कुंभ मेला की तैयारी होती है, मेरे ख्याल से 4 धाम अधिकारी बनना चाहिए। 4 धाम अधिकारी के एक IAS लेवल का अधिकारी, सीनियर अधिकारी हो, जो 4 धाम जैसे कुंभ मेला अधिकारी होता है, ऐसी 4 धाम यात्रा का अधिकारी हो, जिसके अंडर में सारी व्यवस्थाएं दी जाएं। फिर उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्योंकि यात्री तो आएंगे और हमारी पूरे देश की जो आस्था है, हिंदू धर्म की जो आस्था है, वो इस 4 धाम यात्रा में बहुत ज्यादा है और ये लगातार इस साल ज्यादा होने वाली है, ज्यादा बढ़ने वाली है। तो अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी यात्रा का प्रारंभ है। मेरा तो सुझाव है सरकार को कि तुरंत जो है इस पर कड़े एक्शन और त्वरित एक्शन लिए जाए। अभी भी यात्रा चल रही है। ठीक है, सरकार इन बातों को कितना ध्यान देती है और कितना आपकी बात को उसने ध्यान से सुना है, क्या लगता है कि क्या कुछ हो सकता है, इस पर हम सरकार के प्रवक्ता से भी उनकी राय लेंगे। लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे,
धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। देवभूमि के कई रंग, चलिए 4 धामों के दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चारधाम यात्रा में अनियमितताओं को लेकर, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल सरकार से पूछ रहा है कि आखिर ये अनियमितताएं क्यों हैं, और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में आज खास पैनल भी मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं सुनीता विद्यार्थी जी के साथ में। सुनीता जी, आपने सुना, आप भले ही कह रही हो कि हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं और कुछ कारण होते हैं जिसके चलते बहुत दिक्कत होती है, लेकिन केस को तैयार नहीं, क्योंकि क्या और बेहतर हो सकता था, और चीजें बेहतर की जा सकती हैं। क्योंकि हमने भी देखा है बहुत सारी खबरें अभी से आना शुरू हो गई है, जहां पर खुद पुलिस वाले कई जगहों पर हमने देखा है अवैध वसूली कर रहे हैं यात्रियों से, एंट्री के नाम पर उनसे 100-100 रुपए लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से चीजें आखिर सही तरीके से, जैसे कि उमा जी ने कहा कि भले ही विजन बड़े नेता का होता है, लेकिन इम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं जो अफसर होते हैं या फिर जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको ही करना होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है आपकी योजनाओं का, आपके इन कामों का, ये भी तो चेक करना आपका ही काम है। नहीं, देखिए, इसको विपक्ष क्या कहता है, ये इस बात को हम लोग ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि विपक्ष तो कुछ ना कुछ कमियां निकालेंगे, और विपक्ष का कहना जो भी है यहाँ पे उसको सिद्ध करना ज्यादा जरूरी है। हमने देखिए यमुनोत्री की बात करें, और जहाँ पे भी ट्रैकिंग है, जहाँ पे भी 1-1 किलोमीटर पे हमने जो है फर्स्ट एड जो मेडिकल रिस्पॉन्डर टीम है उनकी व्यवस्था की है, और ऑक्सीजन का स्टॉक भी हमारे पास में है, और वहां पे ऑक्सीजन भी मुहैया करा रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऑक्सीजन की वजह से कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं। देखिए, कुछ अभी 2 साल जो कोरोना का समय गया, और जो लोगों का जो इम्यूनिटी हम यहाँ पे कहेंगे तो उसमें भी कमी आई है, लोगों की इम्यूनिटी पावर में कमी होने की वजह से। और जितनी भी अभी देखिए जो डेथ हुई है वो 60+ ज्यादा है, और इस टाइम पे हाइपरटेंशन, हाई प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, हार्ट अटैक के ज्यादा केसेस हैं। तो यहाँ पे सरकार को सीधा सीधा आरोप लगाने के बजाय हम लोगों को ये चीजें भी देखना जरूरी है। देखिए, सरकार हर जगह पे हर तरीके से, चाहे वो हेल्थ व्यवस्था है, चाहे हमारी पर्यटन से रिलेटेड है, सभी विभाग और सभी मंत्रालय अलग अलग है, सभी के मंत्री अलग अलग हैं। तो इसमें सीधा सीधा आप मुख्यमंत्री जी के चुनाव को बीच में ना लाएं, क्योंकि नहीं, सुनीता जी, चाहे मंत्री विभागों के अलग है, लेकिन उन सब मंत्रियों के हेड के तौर पर तो आपके मुख्यमंत्री जी हैं ना। उन सब मंत्रियों वो मंत्री अपने विभागों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, ये देखना तो मुख्यमंत्री का ही काम है ना। यही प्रोसेस होता है, मुझे लगता है। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी लगातार जिस दिन से, पहले दिन तो खुद ही मुख्यमंत्री जी वहां पे पहुंचे हैं, उन्हीं के वहां पे पहुंचने के बाद में सारी व्यवस्थाएं आपने देखी होगी, उन्होंने खुद एक व्यवस्था को खुद अपने आप देखा है, और सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद वो आज नामांकन के लिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे तमाम मुख्य जो मंत्री हैं विभागों के, वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साथ में जो हमने टीम वहां पे लगाई है। लेकिन फिर सुनीता जी, अभी से समस्याएं सामने आना क्यों शुरू हो गई? क्योंकि अभी मुझे नहीं पता आपने वो वीडियो देखा कि नहीं देखा, लेकिन हमने अपने दर्शकों को एक खबर बताई थी जहां पर पुलिस वाले यात्रियों से अवैध वसूली कर रहे हैं। जो लोग जाते हैं चारधाम की यात्रा पर, उनके सामने वाहनों की कई बार समस्या हो रही है, लोग निजी वाहन लेकर यात्रा करवाने के लिए, जो कि पूरी तरह से प्रतिबंधित है, अवैध है। तो ऐसे में इन सारी चीजों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? ये सारी चीजें क्यों समस्या बनकर खड़ी हो रही हैं?
देखिए, पुलिस का जो है हमारे, आप देख रहे होंगे डीजीपी खुद वहां पे मौके पे बने हुए हैं, और अगर इस प्रकार की कोई पुलिस की इस तरीके की कोई भी बात अगर सामने आती है तो वो बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पहले ही निर्देशित कर दिया गया है कि जितने भी श्रद्धालु हैं उनको सहयोग करना है। तो अगर इस प्रकार का कोई प्रकरण आ रहा है तो जरूर उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। और यहाँ पे मैं कहूँ आपको कि प्रत्येक व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से बनाई गई हैं, लेकिन एक जो मुख्य हमारे पास जो आ रही है समस्या वो ये है कि लाखों की संख्या में, जहां पे हम लोग हजारों में एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पे श्रद्धालु लाखों में पहुंच रहे हैं। और तो ये भी तो नहीं, सुनीता जी मैं आपको टोक रही हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी ये भी बात तो सोचनी चाहिए थी ना कि 2 सालों के बाद अगर ठीक तरह से चारधाम की यात्रा संपन्न हो पा रही है तो यात्रियों की संख्या में इजाफा तो बड़ा सामान्य सी बात है। फिर आखिर उस अकॉर्डिंग तैयारी क्यों नहीं की सरकार ने? देखिए, उत्तराखंड सरकार की तैयारी पूरी है, मैं उसी बात पर आ रही थी। हमारे पास देखिए, जहाँ पे चढ़ाई है, जहाँ पे पैदल यात्रा करने का है, वहां पे हम लोगों ने घोड़े, खच्चर, कंडी सब उपलब्ध है, लेकिन बुजुर्गों का ये रहता है कि हमें पैदल ही जाके हमें पुण्य लाभ होगा, हमें जो है वहां दर्शन पैदल जाएंगे तो ही करने हैं, ऐसी कुछ लोगों की वहां पे मान्यताएं हैं। तो इस वजह से कहीं कहीं दिक्कतें आ रही है, लेकिन वो जल्द ही सॉर्ट आउट कर ली जाएंगी। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तराखंड विजिट करें, धामों के दर्शन करें, और हमारी तरफ से जो भी कहीं पे भी अगर कोई कमी पेशी नजर आती है, हम तुरंत उसमें व्यवस्था करेंगे। और मुख्यमंत्री जी तो लगातार बने हुए हैं। और एक यहाँ पे बहुत अच्छी बात गिरिधर शर्मा जी ने कही कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा एक देवस्थानम बोर्ड को बना के एक बहुत अच्छा प्रबंध किया था, लेकिन हमारे विपक्षी भाइयों को उस वक्त ये था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, कैसे ऐसा कार्य कर लिया। तो ये हमेशा इतना विरोधी रहते हैं कि ये लोगों की जो फैसिलिटीज देने की बात है उस पर नहीं जाते हैं, खाली अपना धर्म इनको निभाना होता है। तो मुझे यहाँ लगता है कि देखिए, उत्तराखंड वासी और उत्तराखंड में जितने भी मेहमान अतिथि आ रहे हैं वो हम सबके अतिथि हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो सभी दलों के अतिथि हैं, हम सबके वो अतिथि हैं। और उत्तराखंड प्रदेश का बहुत नाम है और लगातार जो पूरे विश्व में बना हुआ है। आज आप देखिए कि दूसरी कंट्रीज से लोग पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में। तो ये माननीय मोदी जी की जिस प्रकार से हमने ब्रांडिंग की है भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे केंद्र से हुई चाहे प्रदेश से हुई, लगातार ब्रांडिंग कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को जब श्रद्धालु आएंगे तो लगातार रोजगार मिलेंगे, लोगों को बहुत अच्छी। लेकिन सुनीता जी आपने सारी बातें कही, वहां तक तो ठीक था, लेकिन आप ये बताइए कि चारधाम की यात्रा के लिए जो व्यक्ति पहुंच रहा है वो मोदी जी की ब्रांडिंग के चलते जा रहा है या फिर ईश्वर के दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है? देखिए, श्रद्धालु जो हैं, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, नहीं मोदी जी ने ऑब्वियस सी बात है। आप बताइए कि अगर नाइजीरिया से कोई पहुंच रहे हैं तो वो हिंदू नहीं है, मैं तो ये सॉरी वो हमारे यहाँ पे हमारी भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो लोग अपनी श्रद्धा के कारण पहुंच रहे हैं, उनके पास एक नाम जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन इसमें मोदी जी का क्या रोल है? चारधाम के बारे में अगर कोई जानता है, हमने देखा हमारे देश में भारतीय संस्कृति के लिए पहले भी विदेशी जो है वो आकर्षित रहे। बनारस चली जाइए, आप जाने कितने विदेशी आपको घाटों पर मिल जाएंगे। वो मोदी जी की वजह से नहीं, वो हमारी भारतीय संस्कृति से प्यार करते हैं। से हमने चारधाम प्रोजेक्ट को केंद्र से यहाँ पे प्रोसेस में लाया और हमने इतने कार्य किए। जो रास्तों की प्रॉब्लम होती थी, कई बार श्रद्धालु नहीं पहुंच पाते थे, कई बार कई प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे पिछले 2 साल में हमारे पास कोरोना का एक बहुत बड़ा हो रहा, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती थी। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि विभिन्न कहीं से, मतलब कई तो ऐसी कंट्री हैं जहां से पहली बार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ठीक है, यानी सुनीता जी आप ये कहना चाहती हैं कि मोदी जी ने अपनी योजनाओं के बारे में इतना ज्यादा ब्रांडिंग किया है कि अब लोग सोचते हैं कि सड़कें बहुत अच्छी है भारत की, तो हम चारधाम की यात्रा करके चले आते हैं। ठीक है, खैर आपकी प्रतिक्रिया। हाँ, धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपने धामों का प्रचार प्रसार करना, ये हम सबका धर्म है। और हम चाहते हैं कि हम जहां पे भी हमारी हिंदू संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वो लोगों तक पहुंचे, श्रद्धालु दूर दूर से आए और हम उनको सभी तमाम व्यवस्थाएं करके दें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी केंद्रीय सरकार ने या राज्य सरकार ने ब्रांडिंग नहीं की, बहुत बड़ी ब्रांडिंग की नहीं। अगर चारधाम को लेकर ब्रांडिंग होती है तो वो तो एक अलग बात हो गई ना। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की ब्रांडिंग इतनी अच्छी हो गई है कि यहाँ पर लगातार श्रद्धालु जो है उनकी वजह से भी बढ़ रहे हैं। तो देखिए, आस्था को यहाँ से जोड़ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि अलग दिशा में आप चली गई।
हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था, तो ये मैसेज उस वक्त ये लोग नहीं समझ पाए थे, लेकिन आज इनको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम लोगों ने अपने धामों को विश्व प्रख्यात बनाया, किस तरीके से हम लोगों ने हर प्रकार से हमने उत्तराखंड प्रदेश को पर्यटन से जोड़ा है। इंटरनेशनल के जितने भी हमारे पास आज पहुंच रहे हैं, देखिए ऋषिकेश ऋषि वैली के नाम से इंटरनेशनल में जाना जाता है। तो ये तमाम ऐसे चीजें हैं जिससे हम लोगों को प्रदेश के लिए, देखिए, रिसोर्सेज डेवलप करना, प्रदेश में हमारी जीएसटी का है, चाहे कोई भी टैक्सेस हैं, जब हमारे पास डेवलपमेंट होंगे, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तभी हमारे लोग जो समृद्धशाली बनेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। तो तमाम फैक्टर्स होते हैं, आप कहीं पे भी इन फैक्टर्स को डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो जो देवस्थानम बोर्ड की भी बात थी, वो भी मैं इसीलिए कह रही थी कि उसमें भी व्यवस्थाएं थी। अगर वो चीजें आज पेनलाइज होती तो हम कुछ और हद तक कंट्रोल कर पाते। वैसे देखिए, सरकार तो पूरे तरीके से लगी हुई है, हमारे पास जो हमने आंकड़ा रखा था उससे डबल आंकड़ा आने के बाद भी हम लोग हर जगह व्यवस्था दे रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भी चीजें रहती हैं उसमें काम करेंगे। ठीक है, हम यही चाहते हैं कि देखिए जो भी लोग उत्तराखंड पहुंचे उनका अनुभव और उनका जो एक्सपीरियंस है वो बेहद अच्छा रहे, ताकि अगर उत्तराखंड के बारे में एक अच्छी राय लेकर जाएंगे तो आप जैसा कि कह रही हैं कि पर्यटक प्रदेश है तो संख्या में इजाफा होगा। आम आदमी पार्टी से उमा जी कुछ कहना चाह रही थी, उनको सुन लेते, उसके बाद बाकी मेहमानों को जोड़ते हैं। जी उमा जी। देखिए, बीजेपी के चाहे कोई कार्यकर्ता है, नेता है, वो मोदी ऑरा के सामने इतना ज्यादा प्रभावित है कि वो लोग तो ये तक कहते हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। भाई, राम को मोदी जी लेकर आए थे, हमारे इस जनरल नॉलेज का इजाफा इसी बार हुआ है। हम तो सोचते थे राम सनातन पुरुष है, पिछले 10,000 साल पहले आ गए थे। तो इस तरह की जो बातें बीजेपी की जो प्रवक्ता कहते हैं, मैं समझती हूँ उनकी मजबूरी है। उमा जी, ये बात आप भले ये भक्त और नेता नहीं है, हम सब हैं, हम सब मोदी भक्त हैं। लीजिए, आप सुनिए, क्या सुनना चाहते हैं? ये आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है। आप मोदी जी के खिलाफ अगर एक शब्द भी बोलेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। मैं उस चीज को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ। मजबूरी होती है कि किसी भी प्रयास किया जो हमारे लोगों ने वहाँ पे देश में प्रधान का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का, मोदी जी के नाम पर वोट मांगते हैं। सुनीता जी उनको बोलने दीजिए। आपने बोला, वो बीच में नहीं बोली। आपके पास फिर आऊंगी, आप अपनी बात रखिएगा। उमा जी, मान्य नेता उत्तराखंड में है, आप लोगों की मजबूरी है कि आपके नीचे नेता पैदा नहीं होने देते हैं मोदी जी। कोई बात नहीं, वो हर आपका होता है, तो बीजेपी वालों की प्रॉब्लम है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगी, चाहे बात राजनीति से इतर हो, हिंदुओं की आस्था का, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र हमारी जो ये यात्रा है वो है। और मैं बिल्कुल अपने एक हिंदू होने के नाते मेरी मन से इच्छा है। सुनीता जी आप प्लीज शांत हो जाइए, ऐसे हम किसी की बात को सुन नहीं पा रहे। सुनीता जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपको जो भी तर्क रखना है आप रखिएगा। आपने बोला वो बीच में नहीं बोली तो उनको सुन लेते। सुनीता जी, अब उतनी देर से आप ही बोल रही थी, मैंने आपसे कई सवालों के जवाब लिए। प्लीज उमा जी को कंटिन्यू कर दीजिए, मैं आपके पास वापस आऊंगी। उमा जी, एक भारतीय होने के नाते और सबसे बड़े एक हिंदू होने के नाते मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि पूरे देश से हर व्यक्ति उत्तराखंड आए, देवस्थान आए, चारों धामों की यात्रा करे। बल्कि मेरा एक सुझाव बीजेपी की प्रवक्ता के थ्रू हमारे मुख्यमंत्री जी से है कि जो दूसरे जो हमारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हमारे पास ऐसे हैं जिनको अभी तक ग्रूम नहीं किया गया। पूरे जो चारधाम यात्रा का जो है उस पाए, बहुत सारे लोगों को मंदिरों के बारे में पता नहीं है। तो मैं तो बल्कि ये चाहती हूँ कि हमारे यहाँ सिर्फ ये चारों धाम नहीं, इसके अलावा भी जो दूसरे तमाम मंदिर हैं उनको भी उतना ही ज्यादा ग्रूम किया जाए, उनके बारे में भी जनता को बताया जाए। और जिस तरह से हमारी प्रवक्ता बोल रही थी कि विदेशों में मोदी जी ने हमारे चारधाम यात्रा की ब्रांडिंग की, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम भी करते हैं, हम भी कहीं बाहर जाते हैं तो हम भी अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सभी लोगों को इन्वाइट करते हैं कि यात्रा शुरू हुई है, इस यात्रा सीजन में आप भी आइए। हमारा सिर्फ कंसर्न इतना है कि जो भी इस यात्रा में आए उसको सुचारू रूप से यात्रा पूरी हो और वो बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव यात्रा लेके उत्तराखंड से जाए, ताकि वो अपने गांव, अपने शहर जाकर और लोगों को भी मोटिवेट करें इस यात्रा में आने के लिए। इससे हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा और उत्तराखंड की जो तस्वीर है वो भी इस यात्रा के थ्रू मैं समझती हूँ लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि बस सबका जो अहम विषय है वो यही है कि
अनुभव सबका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक तो पहले ही व्यक्ति आस्था के साथ में, श्रद्धा के साथ में चार धामों के दर्शन के लिए आया, ऐसे में अगर कोई भी एक घटना उसके साथ ऐसी होती है जिससे उसका पूरी की पूरी यात्रा का जो अनुभव है वो खराब होता है, तो ये बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी से राजकुमार जी, उनको जोड़ लेते हैं। राजकुमार जी, अभी सबसे पहले आपने ही अपनी प्रतिक्रिया दी थी और आपने कहा कि बहुत सारी अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी सभी प्रवक्ताओं ने अंबार की बात कही, लेकिन मैं चाहती हूँ आप पॉइंटर्स में मुझे बताएं कि समस्याएं क्या है। क्या सड़कें ठीक नहीं हैं, या फिर स्वास्थ्य के जो इंतजामात हैं, जैसा कि सुनीता जी कह रही हैं कि हमने तो 1-1 किलोमीटर पर बूथ लगाए हैं, फिर समस्या आ कहां रही है? राजकुमार जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप पॉइंटर्स में बताएं मुझे। सबसे पहले राजकुमार जी, गर्म वस्त्रों की आवश्यकता होती है और बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। आपने 4 दिन पहले देखा किस तरह से लगातार बिजली का कट चल रहा था, जिसके कारण पूरे उत्तराखंड के अंदर एक तरह मैसेज चला गया कि जो चार धाम पूरे उत्तराखंड की सरकार के फोकस में है, उसके अंदर अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी। सबसे पहली व्यवस्था जो पिछले 2 महीने से हम तैयारी कर रहे थे कि चार धाम में बिजली 1 मिनट के लिए नहीं जाएगी, और 6 घंटे तक बिजली चली गई, और उसके बाद वहां पे आप राजकुमार जी की आवाज हम तक ठीक से नहीं। किससे नहाएंगे? यदि ठंडे से नहाएंगे तो बीमार होंगे। मजबूरी में ठंडे में नहाना पड़ा और कई लोग बीमार भी हुए उसके कारण। और आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था है, आपने समितियों के, सोसाइटियों के, एनजीओ के माध्यम से लोग अपॉइंट किए हुए हैं। आपने प्रॉपर वे में जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्सिंग हमारे मेडिकल कॉलेजेस है, उनके बच्चों को हायर करके वहां लगाना चाहिए था। अभी हमारी बहन बोल रही थी कि देवस्थानम बोर्ड विपक्ष के कारण बंद किया गया। देवस्थानम बोर्ड आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इनको बिना किए तैयारी के आनंद फानंद में अपनी जिद में बनाया था, जिसमें बहुत सारी कमियां थी, किसी को विश्वास में नहीं किया गया था। बाद में आपके मुख्यमंत्री धामी जी ने बिना सोचे समझे उसको भंग कर दिया, जिसका दुष्परिणाम आज यहाँ की उत्तराखंड के आने वाले तीर्थयात्री भुगत रहे हैं। आपकी पार्टी के कलह के कारण देवस्थानम बोर्ड भंग हुआ है, उसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं है। विपक्ष ने कहा था देवस्थानम बोर्ड आप बना रहे हैं तो उत्तराखंड के लोगों का प्रतिनिधित्व भी उस बोर्ड में होना चाहिए था। कोई अधिकारी अगर हम पे आके अधिकार दिखाएगा, हमारे उत्तराखंड की जनता को भ्रमित करेगा, तो देवस्थानम बोर्ड से आने वाली कमाई को उत्तराखंड के विकास में न लगा के कहीं और लगाएगा, ऐसी कोई सोच के साथ काम करेगा तो उस सोच को हम रोकने का काम उत्तराखंड की जनता करेगी। हमारे देश, हमारे प्रदेश का रेवेन्यू हमारे प्रदेश के विकास में लगना चाहिए, ये उत्तराखंड के लोगों की मांग थी, जिसके कारण बाद में बिना सोचे समझे धामी जी ने उसको भंग किया। आज देवस्थानम बोर्ड होता, निश्चित रूप से एक पूरा ढांचा होता, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी होते, उसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी होते हैं, आपके जल संस्थान के अधिकारी होते हैं, उसमें आपको पूरे बिजली विभाग के अधिकारी होते हैं, पूरे ढांचा होता है। तीर्थयात्री कहाँ रुकेंगे, कोई समस्या आएगी, अल्टरनेटिव वे में हम लोग अगर 20,000 तीर्थयात्री आते हैं तो उनको कंबल, गद्दे, उनको रोकने के लिए होटल हम कहाँ से देंगे? बस शेल्टर बनाने, पीने के पानी की व्यवस्था करानी है, हर जगह पर गाड़ी की व्यवस्था करानी है। क्या ये सब व्यवस्थाएं हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है। अभी आप लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी ने ब्रांडिंग की। हमारी बहन उमा सिसोदिया जी ने कहा, बहुत अच्छा कहा कि राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। आप राम जी को नहीं ला सकते, राम जी को लाने वाले दशरथ जी थे, आप राम जी को लाए थे, आप धामी जी को लाए थे, जिसको आज उत्तराखंड की जनता और यहाँ के तीर्थयात्री भुगत रहे हैं। आप धामी जी को लाए थे और जिसका परिणाम हम यहाँ देख रहे हैं। आज धामी जी इतने डरे हुए हैं कि सिर्फ चंपावत पूरन का ध्यान है। आज यहाँ व्यवस्था है। ठीक है, ठीक है राजकुमार जी, यानी आपको लगता है कि डर जो है वो बना हुआ है। जी सुनीता जी आपके पास आते हैं, शांति प्रसाद जी को जोड़ ले, उसके बाद आपके पास आते हैं शांति प्रसाद जी। अभी जी राजकुमार जी, शांति प्रसाद जी, आपने सुना अभी किस तरह से यहाँ पर जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि बिजली की समस्या बहुत बड़ी है। देखिए पावर कट की समस्या हम सब ने देखा कि यहाँ पर काफी ज्यादा उत्तराखंड में, पूरे देश में बिजली का संकट गहराया। तो ऐसे में जब चार धाम की यात्रा शुरू हो रही है, फिर इतनी बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, तो होटलों में भी बिजली का खर्चा जो है वो ज्यादा है। तो ऐसे में सरकार को और ज्यादा तेजी के साथ में इंतजाम नहीं करने चाहिए थे क्या? चार धाम यात्रा ऐसा तो नहीं है कि एकदम से आ गई? आपको भी लगता है कि यहाँ पर भी कमी रह गई है सरकार की ओर से? देखिए ऐसा होता है, यदि अव्यवस्थाएं नहीं होती तो इस डिबेट में आज ये चर्चा का विषय नहीं बनती, और यदि चाक चौबंद व्यवस्थाएं होती तो आज यहाँ पर सरकार की वाई इसी डिबेट में बैठकर सब विपक्ष के भी और सत्ताधारी भी कर रहे होते। समझने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिद में है और वो ये समझती नहीं है कि वो जनता अगर आवाज उठा रही है तो उसका समाधान क्या करना है।
ये लोग कितने जिद्दी हैं मैं आपको बता देता हूं कि पिछले मुख्यमंत्री थे जिनके शासनकाल में चारधाम में घटना हुई थी, तब उनके मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना था कि उत्तराखंड की यात्रा में जो आते हैं और जिनको मृत्यु प्राप्त होती है वो सीधा स्वर्ग जाते हैं। और ये मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं, इनको जिले के जिला अधिकारी फीडबैक दे रहे हैं, इनको पता चला कि सारे मोक्ष चले गए। ये इतने बेशर्माई से बयान दे देते हैं। दुख इस बात का होता है ये समझने को राजी नहीं है। उत्तराखंड के एक फिजिशियन डॉक्टर NS बिष्ट है, उन्होंने इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी कि अस्थायी राजधानी देहरादून के अंदर एक डॉक्टर बोल रहा है कि एक सिट्राजिन के सहारे हमसे गंभीर बीमारी का इलाज करवा रही है सरकार। मेडिकल की सुविधाएं बेस्ट है उत्तराखंड में, दवाइयां हैं नहीं, हम मरीज को कैसे ठीक करें? ये हम विपक्ष के लोग नहीं बोल रहे, इन्हीं के मातहत काम करने वाले डॉक्टर ने सरकार की पोल खोली है। ठीक है, इस पर हम जवाब लेंगे। अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। तीसरी बात, उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी ने एक सरकारी बैठक में खुलेआम कहा कि मैं इस अव्यवस्थाओं से दुखी हूं, या तो सुधर जाइए नहीं तो घर जाइए। ये विपक्ष के नेताओं ने तो नहीं कहा था। चौथी बात, अभी यात्रा शुरू नहीं हुई, विपक्ष ने तो किसी उसको बिजली विभाग के जेई को सस्पेंड नहीं किया, इन्हीं सरकार ने सस्पेंड किया। कारण ये था कि यात्रा शुरू हुई, बिजली गुल। बिल्कुल, यानी कमी जो है वो है और इनको लग भी रही है, बस ये मान नहीं रहे हैं। जी सुनीता जी आपके पास आएंगे, बस वरिष्ठ पत्रकार साहब हैं गिरधर जी, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद आपकी ही प्रतिक्रिया है। गिरधर साहब, आपने भी सुना, सब कोई कह रहा है कि समस्याएं तो हैं और बीजेपी उस पर एक्शन भी ले रही है, लेकिन मान क्यों नहीं रही है? आखिर सरकार मान क्यों नहीं रही है कि समस्याएं हैं? और देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा जो अभी राजकुमार जी ने उठाया, इस पर भी आपकी क्या राय है? गिरधर जी आप जल्दी से बताएं। देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा तो मैं नहीं उठाया था, मैंने करी थी जी, जहाँ पर हजारों यात्रियों की संख्या की सीमित संख्या की बात थी कि इतने लोग आएंगे, लेकिन अगर लाखों में लोग आ जाते हैं तो अव्यवस्था तो स्वाभाविक है। लेकिन उसकी तैयारी जरूर होनी चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। मेरा ये कहना है कि आप इससे नहीं मुकर सकते कि भीड़ ज्यादा आ गई, आपको भीड़ ज्यादा आए चाहे कम आए, व्यवस्था पूरी दोनों तरीके से होनी चाहिए। और जैसे मैंने बोला कि अगर एक जिस तरह से कुंभ मेला अधिकारी होता है उसकी जिम्मेदारी होती है हर चीज की, ऐसे ही यहाँ पे सारे विभाग हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसी एक के पास नहीं है। अलग अलग मंत्री अपने अपने विचार रख रहे हैं। अगर एक चारों धाम यात्रा अधिकारी या एक मंत्री प्रभारी मंत्री बनाते, या यात्रा मंत्री प्रभारी मंत्री इस तरह का बना देते ताकि उसी की जिम्मेदारी होती, तो सारी व्यवस्थाएं वो लगातार देखता। अब माना पर्यटन से संबंधित है या सड़क से संबंधित है, सड़क के मंत्री ने कहा ठीक है, वो घर बैठ गए। दूसरे मंत्री ने, स्वास्थ्य वाले ने देखा कि स्वास्थ्य ठीक है, चलो। अगर एक की जिम्मेदारी हो तो वो हर एक का कंट्रोल करेगा। तो मेरा ये कहना है कि सरकार की ठीक है। और जहां तक ब्रांडिंग की बात है मोदी की, मैं साफ कहूंगा कि पहले के मैं भी केदारनाथ यात्रा करता हूँ, पहले की केदारनाथ की जो सड़कें छोटी होती थी और इतनी अव्यवस्था होती थी, अब वास्तव में बहुत सुंदर केदारनाथ है। और ये इतना सुंदर बन गया है कि लोग अब श्रद्धा के साथ साथ पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा आएंगे। क्योंकि जैसे पहले था, मैं बताऊं कि मैं बच्चों से कहता था चलो केदारनाथ, तो कहते थे पापा आप चले जाओ भगवान के पास, हमें तो बढ़िया सुविधा लगेगी। लेकिन जब मैंने इस बार बोला उन्हें कि भाई चारधाम चलना है और केदारनाथ ही चलना है, तो कहने कि अब तो बहुत सुंदर बन गया, अब तो हम भी चलेंगे। तो युवाओं में भी जो पहले खाली यात्रा का रहता था कि भाई धार्मिक, अब तो 60 साल के ऊपर हो गए वही लोग यात्रा करें, ऐसा नहीं, अब पूरा जन जागरण है। लोग ठीक है, यानी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चीजों को बेहतर जो है वो किया गया है। ठीक है, मोदी का नाम मतलब इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री, मोदी एक शख्स नहीं, देश के प्रधानमंत्री जब बात करता है या देश का मुख्यमंत्री जब बात करता है तो वो एक प्रदेश की बात करता है या देश की बात करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि यात्रा में बढ़ेगी तो उसकी उसी अनुसार सरकार को सतर्क और सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। ठीक है, सरकार को सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। सुनीता जी, सरकार को सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। हाँ, और बनाए रखिए। ठीक है, सुबह बना सकते हैं, लेकिन आप काम करते रहिए, क्षमा चलाते रहिए। इतना कुछ तुरंत, अभी यात्रा शुरू हुई है, बहुत लंबी यात्रा है। बिल्कुल संवारने की जरूरत है, सजाने की जरूरत है और सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं गिरधर साहब। इस पर सुनीता जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। सुनीता जी, मेरा सवाल ये भी है कि अभी वरिष्ठ पत्रकार साहब ने भी यही बात कही कि एक अधिकारी जिम्मेदार होना चाहिए था जो जवाबदेही हो, जिसकी जवाबदेही हो, जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर सके, जबकि
चारधाम यात्रा को लेकर ऐसा नहीं हुआ। इसके पहले विपक्ष भी ये बात कह रहा था, जब कोरोना गाइडलाइंस को लेकर ये धर्म संकट हो गया था कि कोई कह रहा था कि टेस्ट जरूरी है, कोई कह रहा था नहीं जरूरी है, सिर्फ नियमों का पालन करना है। ऐसे में जो पहुंचने वाले श्रद्धालु हैं इनके मन में बड़ी समस्याएं थी। तो अगर ये एक व्यक्ति निर्धारित किया जाता जो मीडिया के सामने ऑफिशियल बाइट्स देता, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जारी करता, तो समस्याएं नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया, इसका जवाब दीजिए और जो कहना चाहती जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया। मैं शर्मा जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूं और उन्होंने बिल्कुल सही कहा और इसीलिए हमने पहले भी देखिए देवस्थानम बोर्ड को लाने का जो हमारा जो प्रयास था वो यही था। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि कांग्रेस पार्टी इतना दोगलापन यहाँ पे दिखाती है। इन लोगों ने 10 डिबेट की होंगी यहाँ पे, शांति प्रसाद भट्ट जी और उमा जी इसके साक्षी होंगे। बहुत बार हम इस मुद्दे पे जुड़े हैं और बहुत बार हमने इस पे डिबेट भी की थी कि किस प्रकार से इन लोगों ने जो है देवस्थानम बोर्ड का विरोध किया था। और हम यही लगातार कह रहे थे कि जो आंतरिक व्यवस्थाएं हैं उनको भारतीय जनता पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता देवस्थानम बोर्ड बना रहे हैं, फिर उस पर भंग कर रहे हैं। जनता के साथ दोगलापन ये भारतीय जनता पार्टी करती है, ये करती रही है। कांग्रेस पार्टी जनता के हित लड़ाई लड़ रही है, मेरा मुझे करती है। यात्रा नहीं कर पाएंगे, झूठ के पांव नहीं होते हैं। सुनिए अब आप, ये झूठ रावत जी और धामी जी के बीच। राजकुमार जी उनको बोलने दीजिए, उनकी बारी है। राजकुमार जी प्लीज उनको बोलने दीजिए। आपने अपने टाइम पे बोला, आपने सुझाव देने चाहिए कि यहाँ कमी पेशी है। जिस प्रकार से शर्मा जी ने अपनी बात रखी, शांति प्रसाद भट्ट जी ने अपनी बात रखी, निश्चित रूप से जब हमारे पास लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जैसा कि इन्होंने एक सुझाव दिया कि एक प्रभारी मंत्री होने चाहिए जिनकी सभी विभागों पे जवाबदेही हो, ठीक है, हम आपकी बात को आगे तक पहुंचाएंगे और ऐसी मॉनिटरिंग खुद माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो यहाँ पे समस्या ये है कि जो चारधाम की यात्रा इतने लाखों में श्रद्धालु आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वहां पे कंट्रोल कर रही है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन का पुण्य लाभ ले रहे हैं, हाँ। तो उनसे कांग्रेस वालों को तकलीफ है। कांग्रेस पार्टी कभी ये नहीं कहेगी कि नहीं या इतना ज्यादा यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना तो अचंभा है और उसके बावजूद हम इतने अच्छे से लोगों को दर्शन करवा रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं ये तो एनजीओ कर रही है, ये तो धर्मशाला। अरे धर्मशालाओं को जो एनजीओ का है, धर्मशाला का है, लोगों को छोटे छोटे रोजगार मिल रहे हैं यात्राओं से। उत्तराखंड के प्रदेश के ही लोग हैं वो। आप इस चीज को मत बोलिए, कोई बाहर से नहीं आए हुए हैं कमाने के लिए। आज रिक्शा चला रहे हैं, कोई घोड़ा चला रहे हैं, कोई का काम कर रहा है, वो उत्तराखंड प्रदेश का है। अगर किसी ढाबे में चाय बन रही है तो उत्तराखंड किया गया है। आप शब्दों के वार चलाते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जनता ऐसे तरह से विद्यार्थी परेशान है और अव्यवस्थाएं होंगे तो आपके लिए मुख्यमंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री चुनाव कर रहे हैं और बैंडिंग चलाने का राजकुमार जी उनको बोलने तो दीजिए, उनकी बात तो सुनने दीजिए कम से कम। राजकुमार जी आपका काम है यहाँ पे झूठ परोसना। आपने कितना विरोध किया था देवस्थानम बोर्ड का, नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग कर रहे थे हमारे चारधाम की। ठीक है राजकुमार जी प्लीज। सुनीता जी देखिए, हम यही चाहते हैं कि आप जैसा कह रही हैं कि व्यवस्थाएं जो है वो पूरी कर ली गई हैं, सुनीता जी वो बिल्कुल ठीक हो जाएं ताकि जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं इनका अनुभव बहुत अच्छा हो। क्योंकि चारधाम यात्रा में इन यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि नैतिकता के आधार पर भी आप उत्तराखंड वासी हैं तो ये जिम्मेदारी बनती है कि जो आपके प्रदेश में आ रहे हैं, अतिथि देवो भव, भारत संस्कृति का देश है, भारत के संस्कार एक अलग तरह के हैं, तो उन चीजों को कम से कम हम फॉलो करें और हमारे आने वाले अतिथियों को, हमारे श्रद्धालुओं को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। आप सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है लेकिन विपक्ष लगातार ये दावे कर रहा है कि अव्यवस्थाओं का बोलबाला है, अंबार लगा हुआ, जबकि सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि कोई भी अव्यवस्था नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, यात्रियों के सामने चारधाम यात्रा में कोई भी समस्या नहीं आ रही है। आज के देवभूमि के दंगल में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।